हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज हमारी क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में, जानेंगे ओरिएंटल एक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी क्या थी, इसका मुख्य कारण क्या था और इसका अंत कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इसी क्लास में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बहुत ही डिटेल में। तो आप इस क्लास को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगी। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जानेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है, यानी कि ओरिएंटल एक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी क्या है। तो ये जो विवाद है, इसका जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र यानी कि चार्टर एक्ट 1813 से इसका जन्म माना जाता है। इस संबंध में कुछ निम्न कारक हैं, जो कि दो महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला कारक यह है कि इस आज्ञा पत्र में यह निर्देश दिया गया था कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा। तो ये पहला कारक है। दूसरा कारक यह है कि धारा 48 में जो 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के रखरखाव के लिए और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए निश्चित की गई थी, 1 लाख रुपए की धनराशि, लेकिन इसमें साहित्य और भारतीय विद्वान की व्याख्या ही नहीं की गई। तो ये कुछ दो मुख्य कारण थे। पहला कारक आपने देख लिया, दूसरा कारक प्राच्य पाश्चात्य विवाद का, ये दो कारक थे। अब परिणामतः क्या हुआ कि कंपनी के लोगों ने इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग कर लिया, जिसके कारण दो वर्ग बन गए। पहला वर्ग बना प्राच्यवादियों का और दूसरा वर्ग बना पाश्चात्यवादियों का। अब हम जानेंगे प्राच्यवादी कौन थे, पाश्चात्यवादी कौन थे और इनके विचार क्या थे। देखिए, पहला है प्राच्यवादी वर्ग यानी कि ओरिएंटल क्लास। तो प्राच्यवादी वर्ग में अधिकतर कंपनी के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी हुआ करते थे। ये 1813 के आज्ञा पत्र के साहित्य शब्द का तात्पर्य भारतीय साहित्यों से लगाते थे और भारतीय विद्वान का अर्थ भारतीय साहित्यों के विद्वानों से लेते थे। ये चाहते थे कि भारत में भारतीय भाषाओं अर्थात संस्कृत, हिंदी और अरबी, इन सभी के माध्यम से शिक्षा दी जाए भारतीयों को। इनका ये मत था। और अगला था कि भारतीय साहित्यों एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का सामान्य ज्ञान भी कराया जाए। तो ये मानते थे प्राच्यवादी वर्ग, इनका ये कहना था। अब आगे देखते हैं कि पाश्चात्यवादी वर्ग क्या समझते थे, क्या इनका क्या कहना था। तो पाश्चात्यवादी दल में कंपनी के कुछ युवक कर्मचारी थे और ये बिल्कुल भी अनुभवहीन थे। ये मिशनरी थे, संपूर्ण देश में यत्र तत्र बिखरे हुए थे। अतः इस दल का ना तो कोई संगठित स्वरूप था और ना ही कोई इनका नेता हुआ करता था। फिर भी इन्होंने प्राच्यवादियों की नीति का निम्न प्रकार से कटु विरोध किया। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इन्होंने अपने विचार में उनका विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि यह विचार कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली मरणासन अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, ये कहा पाश्चात्यवादियों ने प्राच्यवादियों के बारे में, और उसे पुनर्जीवन प्रदान करना मानव प्रयास से बाहर की बात हो गई है। आगे कहा कि अरबी, फारसी और संस्कृत के साहित्यों में पुरातन और निरर्थक विचारों के सिवा किसी प्रकार का उपयोगी ज्ञान नहीं मिलता है। तो इन सारी स्थितियों के बाद भारतीय के मानसिक विकास करने के लिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी के माध्यम पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों से अवगत कराना काफ़ी आवश्यक माना जाने लगा। तो ये थे प्राच्यवादी वर्ग और पाश्चात्यवादी वर्ग। इनका मत क्या था, आपने जाना कि ये क्या चाहते थे दोनों वर्ग के लोगों ने। अब हम आगे जानेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या बना। तो देखिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो कि 1813 के चार्टर की 43वीं धारा एवं शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ था, जो कि आपने पहले देख लिया कि ये पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी वर्ग क्या चाहते थे शिक्षा को लेकर। इसके बाद क्या हुआ कि 1813 के चार्टर द्वारा भारतीय शिक्षा अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए वार्षिक दर किए जाने से यह विवाद उग्र रूप धारण कर लिया।
जून 1834 को गवर्नर जनरल के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आए लॉर्ड मैकॉले को लॉर्ड बेंटिंक ने लोक शिक्षा की समन्वय समिति का प्रधान नियुक्त कर दिया और 1813 के चार्टर की 43वीं धारा की व्याख्या एवं शिक्षा के माध्यम के संबंध में कानूनी सलाह देने को कहा लॉर्ड मैकॉले को। लॉर्ड बेंटिंक ने अपनी व्याख्या लेखबद्ध करके 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल के पास भेज दी, जो कि बाद में एक ऐतिहासिक अभिलेख सिद्ध हुआ जिसका नाम है मैकॉले का विवरण पत्र। तो इसको भी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। पहले देखिए यहाँ पर प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में। अब हम जानेंगे इसका अंत कैसे हुआ। तो बेंटिंक की विज्ञप्ति यद्यपि सरकार की शिक्षा नीति को निश्चित दिशा प्रदान करने की थी, परंतु वह प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत नहीं कर सकी। उसके प्रकाशन में 13 दिन बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक अपने देश वापस लौट गया और उसके प्रस्थान करते ही प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन फिर से शुरू किया। बेंटिंक के बाद लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला। उसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को काफ़ी गंभीर रूप में देखा और 4 साल तक इस विवाद के कारणों का अत्यंत सतर्कतापूर्वक अध्ययन किया। उसने अपने अध्ययन के परिणाम स्वरूप ऑकलैंड ने इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विवाद का मूल कारण क्या है कि सरकार के द्वारा प्राच्य शिक्षा का कम धन व्यय किया जा रहा है। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जो सरकार है वो प्राच्यवादियों की शिक्षा पर काफ़ी कम धन खर्च कर रही है। ऑकलैंड की यह मान्यता थी कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ और धन खर्च कर दिया जाए तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे, यानी कि अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। इसी विश्वास के आधार पर उसने 24 नवंबर 1839 ईस्वी को अपना विवरण पत्र दिया, जिसमें उसने कुछ विचार दिए। पहला विचार क्या है उसका कि देशी विद्यालयों की पहले की भांति चलने दिया जाए, उनको उतनी ही आर्थिक सहायता दी जाए जितनी कि अब तक दी जाती रही है। आगे कहा कि प्राच्य विद्यालयों को पहले आर्थिक सहायता दी जाए, बाद में अंग्रेजी विद्यालयों को दी जाए। देशी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से 1/4 को स्कॉलरशिप भी दी जाए। योग्य अध्यापकों को आर्थिक सहायता तथा अधिक वेतन उनको अपने कार्य की ओर खींचा जाए। आगे उसने कहा कि निश्चित धनराशि में लाभदायक पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन किया जाए। देशी विद्यालय जब विषयों के शिक्षण कार्य को ठीक से करने में समर्थ हो जाएं, तो वे अंग्रेजी शिक्षा चला सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी की कक्षा वे दे सकते हैं अपने विद्यार्थियों को। अब क्या हुआ कि विवरण पत्र के अनुसार उसने प्राच्यवादियों को प्रतिवर्ष 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा कर दी। किसने किया? ऑकलैंड ने। तो उसकी इस घोषणा से प्राच्यवादी काफ़ी प्रसन्न हो गए। फलस्वरूप यह हुआ कि लंबे समय से चला आ रहा यह विवाद वहाँ पर समाप्त हो गया। तो इसके बारे में डॉक्टर एलन मुखर्जी ने कहा कि लॉर्ड ऑकलैंड को इस बात का अभिमान था कि उसने 31,000 रुपये प्रतिवर्ष की मामूली रकम खर्च करके उत्तेजित विवाद का अंत कर दिया। ये कहना है डॉक्टर एलन मुखर्जी का, तो आप इसको ज़रूर से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपने देखा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का क्या कारण था, इसमें किन दलों का समावेश था, ये क्या चाहते थे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।